ये मैंने कहा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और फिर मैं कहा था जब स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस होता है तो दो तरीके का स्ट्रेन होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है बेटा, और एक आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दो कॉम्बिनेशन तो वो बन गए, नॉर्मल स्ट्रेस का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ नॉर्मल स्ट्रेस का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दो कॉम्बिनेशन बन गए। प्लस जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो कौन सा स्ट्रेन होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है, एक कॉम्बिनेशन वो बन गया। इसी बेसिस पर मैंने कहा था भैया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लो, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कह लो, ये टोटल कितने तरीके का होता है बेटा, तीन तरीके का होता है। ठीक है, यहां तक क्या बात है। तो पहला जो था वो मैंने बताया था आपको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस में मैंने बात की थी आपके साथ, ओके, कि क्या लिया था हमने, नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन कौन सा लिया था बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये फोर्स अपॉन एरिया हो गया था और ये चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो गई। एंड देन हमने वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे छोटे-छोटे पॉइंट लिखे भी थे, मैंने कहा प्रॉब्लम्स के लिए, बाकी तो अगर देखा जाए तो सीधा सीधा पढ़ा दिया मैंने, फोर्स अपॉन एरिया हो गया काम। लेकिन उसको किस तरीके से थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, हीट के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी, बहुत सारे स्टील ज्यादा मोर इलास्टिक है रबर की बजाय, मैनी अदर थिंग्स। अपने ही वेट की वजह से निकालना तो एल को L/2 लेना पड़ेगा, फोर्स उसका वेट हो जाएगा। सो मैंने कहा था, मैंने कहा एक फार्मूला जो है मेनली यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए यूज नहीं होता, क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस, क्योंकि यंग्स मॉडुलस तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। एक गिवन मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या रहती है बेटा, फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती वो, ठीक है ना। तो जनरली चेंज इन लेंथ के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मैंने कहा था एरिया को हम पाई आर स्क्वायर लेते हैं, सेम मटेरियल हो तो y सेम हो जाएगा, इस तरीके की चीजें वो आपसे यूज करवाएगा। मैंने लास्ट टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ड्राइव कराई थी यहां से आपको, ये आ गया था मेरे पास, इट इज y a by l आ गया था कि नहीं आ गया था, इस y a by l हो गया था, ठीक है। क्या बात है, अब उसके बाद क्या होगा, देखो बेटा एक दो बातें छोटी छोटी जान लिख रहे थे ना, एक दो पॉइंट्स और लिखवा, एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं, फिर हम वापस आएंगे इधर। इसे आप लिख लेते हैं, फ्यू पॉइंट्स अबाउट क्वेश्चंस के लिए लिखवा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट नोट करेंगे। जैसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए बड़े समझ ले, ये वायर है, ठीक है, हमने इसके ऊपर T1 टेंशन क्रिएट की, मान लो वेट अटैच करके, जब T1 टेंशन थी तो L1 लेंथ थी, मान लो T2 टेंशन है तो अब कितनी लेंथ हो गई, L2, तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे आप इसमें क्या कि व्हेन ये वायर हैज length L1 under tension T1, wire has length L1 under tension T1 and length L2 under tension T2। हमसे पूछा जाता है कि उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी बेटा, ठीक है। मान लेते चलिए L इज द एक्चुअल लेंथ, L क्या होगी मेरे पास, एक्चुअल लेंथ होगी, यंग्स मॉडुलस लगा रहा हूं, देखो बेटा यंग्स मॉडुलस का फार्मूला था आपके पास F by A into L upon डेल्टा। पहले केस में यंग्स फोर्स हो गया T1, दे रखी ना, टेंशन T1 हो गई हमारे पास, ओके। एरिया तो एरिया के बारे का, लेंथ ओरिजिनल लेंथ है बेटा, चेंज इन लेंथ में क्या लिखोगे लोग, L1 minus L, L1 minus L, एक्सटेंशन होगा, टेंशन वेट की है तो, ठीक है ना, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, L1 minus L हो जाएगा। हाँ बोलो,
लेकिन हमें L की L1 से शुरू किया और फिर L2 किया तो L नहीं, L1 से शुरू किया, उसने कहा कि जब T1 टेंशन मतलब मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो लेंथ L1 है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल लेंथ तो सही होगी, उसकी मान लीजिए L थी, अब मैंने T1 टेंशन लगा दी यहाँ पर, देखिए, और अब कितनी हो गई L1 हो गई, फिर मैंने और टेंशन बढ़ा दी, अब कितनी हो गई L2, ये कह रहा है हमेशा T2 ग्रेटर देन T1 मे बी तो कोई बात नहीं, अगर T1 होगा तो L2 जो है मतलब छोटा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो कॉल पाएगा मान लीजिए वो T2 अगर अलग देता है तो L2 जो होगा L1 से छोटा दे देगा, मान लीजिए जमीन लॉजिकली होता है कि पहले टेंशन छोटी देगा उसका टेंशन बढ़ाएगा ही, बाकी वो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ओरिजिनल लाइन से तो बड़ी होंगी दोनों L1 और L2, ओके। तो अब क्या होगा सिमिलरली, आप बताओ टेंशन बदलने से क्या टेंशन बदलेगा, सेम बार टेंशन बदलने से क्या रहेगा सेम, तो ऑलवेज इसके इक्विवेलेंट टू ये T2 अपॉन ए है सेम बेटा, बताओ पूछते जाओ, L तो L ही रहेगा और ये L2 माइनस L माइनस का फर्क पड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन में डिस्कस, ठीक है, अंटिल अनलेस से कहा ना जाए मैं कंसीडर नहीं, ये देखो बिल्कुल पड़ेगा, ये जब थोड़ा सा कम हो, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे बताया ना जाए मैं नहीं कर सकता, उसके लिए पॉइजन रेशियो पढ़ेंगे हम अलग से, आज ही पढ़ा था केमिस्ट्री में हां वो अलग होता है, सीपी बाय सीपी की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना, एम क्या नहीं मुझे नहीं पता लगेगा, कुछ सॉल्यूशन हो गया तो भाई L माइनस L1 कर ले तो फर्क पड़ता है क्या, L माइनस L1 है ये L माइनस L2 कर देना, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, पर ये नहीं कि अपने आप से एक को आप टेंशन मान लो एक को कंप्रेसिव, ये नहीं है, दोनों को टेंशन मानना पड़ेगा, दोनों को कंप्रेसिव मानना पड़ेगा, क्योंकि कुछ में कहा नहीं गया है, ठीक है। जनरली देखो ऑब्वियस बात चेंज इन लेंथ निकालनी हो, मैंने तो बोला है चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ हमेशा ही न्यू लेंथ माइनस ओल्ड लेंथ होगी, अगर ये कंप्रेसिव होता है माइनस इसका जाएगा, क्या दिक्कत है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्या बेटा माइनस टेंशन तो होगी नहीं, स्ट्रेन केस की हो सकता है, थोड़ा सा अगर करना चाह रहा है तो ठीक है ना, करो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे करो L की वैल्यू निकालो क्या आती है, बस हमने तो फाइनली क्या निकालना है L फाइंड आउट करना है, T1 L2 minus T2 L1 upon T1 minus T2 L आ गया, बोलो T1 L2 minus T2 L1 L2 माइनस T2 L1 upon T1 minus T2 इसे कट जाएंगे, देखिएगा L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, ठीक है, आ रहा है T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन T1 माइनस T2, इसका चेक करो, उसका प्लस नहीं आना चाहिए, नीचे माइनस है, जरूरत की आपने ये ठीक है, एक्चुअली ये है, ये हो सकता है किसी की ये जब पहले आ रही है तो B2 नीचे पहले आ जाएगी, वो तो ठीक है, मतलब ये ठीक है, ये आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं अंदर कर रहे हो कैलकुलेशन, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब इसको करोगे L से L कट जाएगा, AC कट जाएगा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होते तो कैसे करोगे T1 L2 माइनस T1 L, इसकी से करोगे T2 L1 माइनस T2 L, सब L निकालना है, L की टर्म से तरफ कर लो, इट इज T2 माइनस T1 L, इट इज T2 L1 माइनस T1 L2, ये चला, तो एक चीज है, वो माइनस का ऊपर नीचे फर्क आ रहा है, दोनों में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये भाई याद रहे तो ठीक, नहीं तो मैं क्वेश्चन में ड्राइव कर दूंगा, वो आप जो है, मैं तो नहीं कहता कि बहुत सारे फॉर्मूले याद रह सकते हैं, हमेशा हर चीजें याद नहीं रह सकती, बट कॉन्सेप्ट समझनी है, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, मसौली में एक असाइनमेंट भेजूंगा आज आप लोगों को, उसमें शायद क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, उसमें उसमें वैल्यूज दे रखी हो आपको, 4 न्यूटन टेंशन कितनी है ना, 5 में तो ओरिजिनल बताओ ये है, इसमें ये भी हो सकता है, वो ये भी पूछ सकता है आगे कि इस टेंशन में ये है, ये टेंशन मतलब 4 न्यूटन में मतलब L1 है 9 5 न्यूटन में L2 है 9 न्यूटन में कितना होगा, तो 3 बार और लगानी पड़ेगी, यहाँ से L निकल आएगी और L निकल आके ये लगा सकते हैं,
दोबारा से एक बार इक्वेशन लगानी है यंग्स मॉडुलस की, ठीक है ना। तो समझ गया क्या करेंगे, पहले तो इसके लिए लगा देंगे T1 T2 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, और फिर एक 4 कर लेना है, 5 कर लेना, दूसरा 9 कंपेयर करके तो इक्वेशन बना के डिवाइड कर देना, वो सारी चीजें कर जाएंगे आप, या लेंथ निकाल के कर सकते हो, ठीक है। पर मतलब इस चीज तरीके की चीज आपको यूज करनी पड़ेगी। चलो आगे, अब क्या हो गया हमारे पास, और क्या हो सकता है, इसमें एक पॉइंट और लिखूंगा। मान लीजिए कोई वायर रहेगा और लेंथ एल, वायर है, लेंथ एल, एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई, ये चीजें रखी होती है हमेशा। एम मास की एक बॉडी, एम मास की बॉडी, ठीक है ना, अटैच कर दी हैंड से, एंड नाउ दिस एम मास की जो बॉडी है इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, horizontal circle of radius r, L लेंथ की वायर है, L लेंथ की वायर है इसका, ठीक है, m मास की बॉडी अटैच कर दी और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया। एक कमाल की बात है कि वो एक ऐसी रेडियस घूम रही है जो हद से ज्यादा होगी, ओके। तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, देन टाइम पीरियड पूछा जाएगा आपसे, टाइम पीरियड क्या कुछ और भी पूछेगा, पर तरीका समझ में आना चाहिए, वो तो आप निकाल लेंगे। तो पहले तो सबसे पहले ये समझे हम कि इसकी वायर की लेंथ पहले थी, तो ऐसे ज्यादा कैसे घूम सकता है, फोर्स लगेगा, तो कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, यस बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है चुकी इसके पीछे बेटा। देखो ये है वायर, स्ट्रिंग तो इसके ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स लगाना चाहेगी सेंटीमीटर, तो ये स्टोन स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया जाएगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल है, सेंटीमीटर तो स्टोन पर लगेगा, स्टोन को तो ठीक है ना, और स्टोन क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ खींचना चाहेगा, वो क्या लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, आई बात समझ में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेटा, ये किसके लिए रिस्पांसिबल है, चेंज इन लेंथ। क्या उसने चेंज इन लेंथ दे दी आपको, दे दी, नो क्यों, सोचो, चेंज इन लेंथ एल माइनस आर या आर माइनस आर, इस बार था एक साथ सब दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ डाल दी, ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एल, और अब इसने रेडियस में घूम रहा है बेटा, आर रेडियस के घूम रहा है, मान लीजिए जो भी है ये मान लिया थी, और ये अब इसमें घूम रहा है आर रेडियस, ये मतलब इसको यू रखा हुआ है वर्टिकल सर्कल, ठीक है, यू रखा हुआ है, यू घूम रहा है, ठीक है। तो नई लेंथ कितनी होगी आर, पुरानी लेंथ कितनी है एल, तो चेंज इन लेंथ पता लग गई मुझे, आर माइनस एल, बाकी तो मैंने देखा मुझे, देखो मैं तरीका बता रहा हूं आपको। तो यंग्स मॉडुलस फोर्स, वही तरीका पता लगता, फोर्स अपॉन एरिया इनटू एल अपॉन डेल्टा, यंग्स मॉडुलस बेटा फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई ए एल, और ये हो गया आर माइनस एल। मुझे राइट पीरियड निकालना है, कहां छुपा हुआ है, ओमेगा के अंदर छुपा हुआ है, कितना होता है ओमेगा, तो पहले ओमेगा निकलेगा y a r minus l, it is m r l, सारे का अंडर रूट, एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं होगा, वहां पे तो समझो ना वैल्यू दी होगी सर, कि 5 सेंटीमीटर, नाउ इट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कट के सेंटीमीटर, तो वो छोटी हो जाएगी टर्म, यहां पर दिखने में बड़ा लग रहा है कुछ, वहां पर तो टर्म कम थी, और ओमेगा को क्या लिखेंगे 2 पाई बाई t लिखेंगे, तो ओमेगा को 2 पाई बाई t is omega 2 pi by theta, y a r minus l m r l का अंडर, t आ गया 2 pi अंडर रूट,
या देखो नहीं दिस इज 10 ग्राम की बॉडी है, सब पहले शुरू करते छोटा सा बन जाएगा एक्सप्रेशन, अभी देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है। ये जब सॉल्व करोगे इट विल नॉट बी सो लेंथी डेरिवेशन जो है अपना जो, पर मैं वही कह रहा हूं अभी याद थोड़ी करना है, थोड़ी करना कोई याद करो, बस इसमें क्या क्वेश्चन आ जाए तो आप कांसेप्ट लगाना सीखो कि फोर्स कितना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो नई रेडियस है उसमें से लेंथ माइनस कर देना, वो क्या देगा चेंज, दो चीजें बता दूं मैं सोल्व करना, इस तरीके से हमें ये सोल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलो आगे। अब देखो इसके बाद आपके नोट्स के अंदर जो है एक बार आप सीधा बस आगे पढ़िए और मॉडुलस को नाम से क्योंकि मैंने कहा ना सबसे ज्यादा काम की चीज जो है वो कौन सा है, यंग्स मॉडुलस ही है भाई। सारे पेज नंबर 7 पर आएंगे हम। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, स्ट्रेच्ड वायर। अब मैं वही बात है कि अगर +1 के एग्जाम की बात करूं तो इस बार उन्होंने सब काट दिया है और उन्होंने सिर्फ यंग्स मॉडुलस रखा है, ठीक है ना, और एक स्ट्रेस टेस्ट रिलेशनशिप रखा है, लेकिन आप छोड़ ही नहीं सकते, इसके बाद क्वेश्चन नहीं चलेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को भूल जाओगे क्या था कर क्या रखा है, सारा ही पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। ये क्या कहते हैं ग्राफ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे बनने हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी जहां फोर्स होगा वहां पर क्या होगी, पोटेंशियल। आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके अंदर रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं बेटा, और रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं तो वहां फोर्स है तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल। जहां फोर्स खत्म वहां पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म। मैनी टाइम आई टोल्ड यू, बार बार मैं आइडियल गैस का एग्जांपल देता हूं आपको। आइडियल गैस के अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फोटोन का एग्जांपल देता हूं, पैकेट ऑफ एनर्जी, अगेन उनके अंदर क्या होता है, कोई फोर्स नहीं काम करता बेटा फोटोन्स में, फोटोन्स की भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आ रही बात समझ में मेरी? ओके, तो सीधी सीधी बात है बेटा, जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा बेटा, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होंगे। तो उन रेस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और वही जो वर्क होगा बेटा वो क्या बन जाएगा आपका, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। मान लो कि वायर है, एक बार करवा देता हूं डेरिवेशन एंड देन आफ्टर बेसिक से रिजल्ट याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर वही है कि अगर किसी से ध्यान नहीं देते इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। मान लो ये वायर लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए इसके ऊपर F फोर्स लगाया फिलहाल, तो स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगा, लेट अस सपोज चेंज इन लेंथ डेल्टा एल के बजाय मैं क्या ले रहा हूं x, इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा, इजी रहेगा आपके लिए। डेल्टा एल फिर डेल्टा डेल्टा दो बार को बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। चेंज इन लेंथ कुछ भी मान सकता हूं, मैं x मान लेता हूं, मैं रोज भूल जाता हूं, फिर भूल जाऊंगा, सोचता हूं लास्ट बार एक टेस्ट लेना था मुझे, बहुत दिन हो गए टेस्ट नहीं हुआ फेस टू फेस, पता नहीं लगता तुम ऑनलाइन क्या टेस्ट करते हो, पता नहीं क्या, नहीं अभी ग्रेजुएशन खत्म किया, मैं उसी का टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे पता तो चले ना तुम लोग क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कुछ पता नहीं लगता मुझे तो नहीं क्या बात होगी। ये कर लेते हैं पहले 6 मिनट का घंटा ले लेते हैं रोटेशन, भाई रोटेशन काइनेटिक्स आपको लेना है, वर्क परमानेंस की ग्रेविटेशन खत्म किया हमने, ग्रेविटेशन का मंडे को मैं पेपर होगा भाई आप लोग सब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्ट बुरी तो जानो आदत तो खराब, ऑब्जेक्टिव वो कंफर्ट जोन में रहते हो, ऑब्जेक्टिव अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फिर डेरिवेशन तो होते ही बेटा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं अगर आपको पढ़ना ही नहीं चाहते, जो सब्जेक्टिव पेपर से भाग रहा है वो पढ़ना नहीं चाहता, सीधी बात ही होती है, ठीक है। नहीं एक टेस्ट तो लोग से कम से कम पता तो चले तुम लोगों को कितना लिखना भी आता है नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, संडे इसका नोट दे रहा हूं, 2 टेस्ट तो दिए जा सकते नहीं और क्या ना, मंडे को ग्रेविटेशन का सब्जेक्टिव टेस्ट हो, ठीक है नहीं, अगले दिन ऑब्जेक्टिव ले लेंगे 2 टेस्ट ले लेंगे ना, एक का सब्जेक्टिव नहीं हुआ एटलीस्ट होना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कैसे परफॉर्मेंस है हमारा, ठीक है। मंडे को ग्रेविटेशन का सब्जेक्टिव होगा। हाँ भाई तो आप देखो ये F है, ये X है, ये सब चेंज इन डेल्टा लगते रहते हैं, मैंने जानबूझ के X मान लिया है ताकि थोड़ा सा सिंबल्स में कंफ्यूजन ना आए। अभी आप कहते हैं यंग्स मॉडुलस, बेटा फोर्स
अपॉन एरिया लेंथ अपॉन एक्स, चेंज इन लेंथ। यहां से फोर्स आ गया मेरे पास y a by l into x। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कई बार हम सीधा करते हैं, कई बार इंटीग्रेशन करते हैं। आपको समझा रखा है कब इंटीग्रेशन करते हैं, आप बताओ करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? यस, जैसे हमारे बीच में एक्स वेरिएबल है, एक्स चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। अगर फोर्स वेरिएबल है, टॉर्क वेरिएबल है, रोटेशन के बाद तो टॉर्क हो जाएगा। फोर्स और टॉर्क वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन क्या लेते हैं, अदरवाइज सीधा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। तो एज यू विल स्ट्रेच द वायर, एक्स विल चेंज तो फोर्स विल चेंज। फोर्स वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन। मान लीजिए बेटा फर्दर dx से स्ट्रेच, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का निकाल के इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो मोस्ट ऑफ देते ना डेल्टा एल डी डेल्टा एल, बड़ा अजीब सा लगता है लोगों ने क्या लिखा, इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया बस, और कोई चक्कर नहीं था। ठीक है, तो स्मॉल वर्किंग कितना हो गया f dx cos ऑफ 0 डिग्री। यस, और टोटल वर्किंग के लिए क्या कर दूं, इंटीग्रेशन y a by l, तो भाई भाग ले लिया हमने x dx 0 से लेकर जहां तक भी करना, मतलब स्मॉल l तक करना है, x तक करना है, व्हाटएवर x नॉट तक करना है। शुरू में तो कोई स्ट्रेच नहीं था 0, और फर्दर स्ट्रेच के लिए आप कर सकते हो जो भी आपको लिमिट दे रखी हो, 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, पावर में ऐड करेंगे, एक पावर से डिवाइड करेंगे। इट इज y a by l x स्क्वायर बाय 2, 0 से x। ठीक है, ये आ गया वर्गन अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर तो 0 है टॉप पे, तो ये आ गया बेटा वर्गन y a by l into x square by 2। और भाई यही जो वर्क डन है बेटा क्या बोलते हैं, हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर 1/2 y a by l into x। टूलिप हैज फॉर्म में आपको थोड़ा रिलेट कर रहा हूं, ये क्या होता है, क्या होता है, k होता है। तो इसके लिए याद दिला रहा हूं कि आपने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है, हाफ k x स्क्वायर होता है, k की वैल्यू यही है भाई। ठीक है, वहां थोड़ा अलग तरीका है, थोड़ा अलग तरीका आ गया, बाकी चीजें तो वही हैं घूम फिर के। ओके, तो मैंने इसलिए कहा था आपको तो ये याद भी करना है, अगर +1 का एग्जाम लीजिए ना तो बिल्कुल ही नहीं करना, और वैसे भी स्ट्रिक्टली निर्देशक अपने सिलेबस देख देख के चलता है ना, जो पे तो उनको तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। तो खैर नहीं हम ये समझना है बेटा, सिंपल सी बात, लेंथ मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया इनटू लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी, यहां पर x है, फोर्स आ गया मेरे पास, फोर्स वेरिएबल है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन की बात। ठीक है, dx से मल्टीप्लाई किया और सीधा क्या कर दिया इंटीग्रेशन, 0 से अपर लिमिट जो दे रखी हो l जो भी दे रखा हो तो मैंने फिलहाल x मान लिया। तो क्या आ गया बेटा, हाफ y a by l आ गया ये, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो हम इसको एक बार में आगे चलो, इसलिए हो गया हाफ के x स्क्वायर। यदि मुझे फोर्स और x दे रखा हो क्वेश्चन में, k दे ही नहीं रखा हो, तो इट कैन बी रिटन एज, आ गया क्या फोर्स, फोर्स आ गया, p हट गया, f इक्वल टू क्या होता है k x, तो उस ला के हिसाब से तो क्या आ गया इस क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन से लेता आ रहा हूं। इट मे बी कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ f और k दे रखा हो, x दे ही ना रखा हो, x को हटाना है, हटा दो जल्दी से, f और k दे रखा है तो क्या लिख दो x को, f बराबर k, f बराबर kx, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपसे, f by k, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, f by, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि मुझे क्या गिवन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। जितनी देर से बाहर हाथ निकाल, हाँ आराम से बैठो, ऐसा लगता है कि मैं डेमो देने के लिए आया हूँ, बंद करके रखे हैं, नोट्स को देते हैं, कॉपी बंद करके आराम से बैठे हुए हैं। एक मिनट स्पेस बिल्कुल नीचे नीचे थोड़ी जगह पड़ी है, ध्यान लिख लो एक बार तीनों फार्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ kx स्क्वायर, हाफ fx और f स्क्वायर बाई
2k काम आएंगे प्रॉब्लम्स में। बेटे नेगेटिव नहीं होना चाहिए माइनस नहीं, एक्चुअली क्या है हम स्प्रिंग का कैलकुलेट करें। अगर वर्किंग बाय स्प्रिंग बात करें तो माने समझाता हम तो पहले लिखते हैं ना अगेंस्ट हमारे अप्लाइड फोर्स का वर्किंग बाय द अप्लाइड फोर्सेस अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्सेस, है ना। इसलिए हमारा वर्किंग प्लस का होगा, स्प्रिंग का करेंगे तो हमारे समझ जाएगा ये चीज। हो गया। अब देखो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, अभी इक्वेशन आपने लिखी F into S, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, सेकंड फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो वायर ऐसी होती है, ये इसका एरिया होता है और ये इसकी लेंथ होती है। तो कुछ वायर तो वॉल्यूम ऑफ द वायर A into सिलेंड्रिकल सा होता है और आप क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर L, पाई आर स्क्वायर को क्या मान रखा है A into क्या हो गया बेटा L हो गया। ओके, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी जरूरी है, तो उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी में वो है बेटा एनर्जी डेंसिटी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो क्या बनेगा देखो हाफ F into S अपॉन A into L। What is this? Stress। जो एग्जाम आ रहे हैं आ जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। स्ट्रेस एक्स बाय एल क्या बन गया क्या? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फार्मूला देन दिस, क्योंकि ये हम ये मान कर चलते हैं पर पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ था। मेन हम जो नई चीज है बेटा ये देखो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, मिल गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इंग्लिश लिखो और जूल पर मीटर क्यूब हो जाएगी यूनिट, तो जूल पर मीटर क्यूब हो गया हमारे पास। ओके, हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब वही बात है, कई बार क्वेश्चंस में आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ होगा, कई बार यंग्स मॉडुलस ऑफ स्ट्रेन दिया गया होगा। जैसे वहां 3 फार्मूले बनाए थे, यहां पे 3 बना रहा हूं। यंग्स मॉडुलस डेफिनेटली सब कुछ लॉन्गिट्यूडनल ही चल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दिख रहा है ना, अभी चेंज इन लेंथ की बात की थी आपने, और चेंज इन लेंथ किसमें होता है? यंग्स मॉडुलस। लॉन्गिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल किसमें होता है? दूसरे तो पढ़ाए नहीं मैंने अभी तक, आप लोगों को स्टार्ट ही नहीं किया दूसरे बताने तो अभी दूसरे मॉडुलस में शुरू नहीं कर रहा हूं। ओके, तो ये क्या होगा कि यहां से स्ट्रेस को रिमूव कर दो, और जरूरी है स्ट्रेस रिमूव करना y into स्ट्रेन। तो बेटा एक फार्मूला बन गया u का हाफ इनटू y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, में इसमें शायद लिखा हुआ होगा, ठीक है, हाफ इनटू y इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो हमने एनर्जी डेंसिटी निकाला, किसमें क्या है u जो है एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी किसमें चाहिए? पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। निकालना क्या है एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हमने u से डिवाइड किया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी। ओके, ऐसे का हमें किसमें जरूरत पड़ सकता है? स्ट्रेस और y के टर्म्स में जरूरत पड़ सकती है। तो स्ट्रेस और y के टर्म्स में निकालना हमने, तो यानी किसको रिमूव करना है? स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन y। यहां पर कर दूं क्या बन जाएगा? स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, एक y कट जाएगा बेटा, ये शायद साइड में लिखा होगा वो ग्राफ नीचे ना, इट इज स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2y। और मैं आपसे पूछूं देखो u का और स्ट्रेस का ग्राफ बनाना है, कैसे पता चला? 1 और 2, यदि बेटा एक वेरिएबल की पावर 2 आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, तो ग्राफ कैसा बन जाता है? पैराबोला ग्राफ बन जाता है ना। दोनों 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो राइट। इनवर्सली में फिर पावर कितनी भी हो, सारे सारे क्या होती हैं? हाइपरबोला होती है, ठीक है। दोनों एक साथ चले, बड़ा सिस्टम बता रहे हैं। स्ट्रेस की पावर ज्यादा है
स्क्वायर है, इसने जोर से दबा, ये भी तो होता है ना, पैरेलल में सब होता है, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, ठीक है ना। बाकी फिर अपने मैथ के तरीके हैं, हम निकालेंगे प्रॉपर तरीके, पर ये एक ऐसा तरीका है तुक्का भी सही चल जाएगा, दोनों सही चले, साथ साथ चले। स्ट्रेस बोला मतलब ताकतवर हूं, स्क्वायर है ना, इससे ताकत धक्का जोर से मारा, इससे दूर चला जाएगा, ये वाला स्ट्रेस। ऐसे स्ट्रेन ग्राफ है, अगर आपसे यू और स्ट्रेन का ग्राफ पूछ ले तो भी क्या होगा, स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस इक्वेशन करो जरा, रखो कॉपी में। वैसे तो पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन सॉल्व करके दिखाएगा कि to stretch a wire by 10 centimeter, to stretch a wire by 10 centimeter 5 joule of work is required, ठीक है। so what is the work done to stretch the wire further 10 centimeter, to stretch the wire further 10 centimeter, समझ में आ गया। 10 सेंटीमीटर खींचा है 5 जूल, अब 10 सेंटीमीटर और आगे खींचना है तो कितना वर्क करना है, आराम से मैंने पूछा, सुन लो। 10 जूल को तक स्ट्रेच करने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो फर्दर 10 जूल को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 5/2 7.5, बोल तो कोई बात नहीं, जिसके जितना आंसर है गलत सही तो कोई बात, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, ये तो टेस्ट में होती है। 12 उसमें नंबर काट देता हूं, नेगेटिव के, ठीक है ना। हाँ और बोलते जाओ, 12 20 7.5 15, एक साथ एक दो वोट एक पॉइंट के लिए फर्दर को निकालते हैं तो 15 आएगा, 10 आ रहा है, 15 की सबसे ज्यादा वोट है, 3 वोट है, और कोई वोट ऐड करनी है 7.5 की 2 है, बाकी भी देखिए वोट है, तो बाकी आंसर में टक्कर अब किसकी होगी, 10 की और 15 की टक्कर है ना भाई। देखो बेटा कई जगह 5 किया था ना, 15 भाई, इतनी वोट हो गए तो 15 को मानना पड़ेगा विनर 15। देखो पहला हाफ के एक्स स्क्वायर 5 जूल, हाफ के एक्स टाइम का सेंटीमीटर में रहने तो दूसरा सेंटीमीटर में कट जाएगा, डब्ल्यू हाफ के, एक तो ये नोट करो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20, टोटल स्ट्रेच दिया जाएगा, ठीक है, इनिशियल से काउंट होगा, एक जैसे मान लीजिए बाहर निकला 10 सेंटीमीटर, सुन लो बेटे 10 सेंटीमीटर हो गया था, ओके, ओरिजिनल यहां से स्टार्ट हुआ था ना, x कितना है 10, अब क्या हुआ फर्दर 10 और खींचना है, तो अब बार यहां तक पहुंच गई 10 और खींच दिया, तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया 20 हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार-बार गलती होती है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, k/2 से k/2 कैंसिल, 5/2 10 का स्क्वायर 1/4, तो w तो आ गया 20 जूल, लेकिन तो टोटल 20 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर खींचने के लिए, जिसमें से आप 5 जूल तो पहले कर चुके थे, तो एक्स्ट्रा पूछा गया था, तो एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा बेटा 15 ऑफ जूल का, एक्स्ट्रा वर्क जो होगा वो 15 जूल करना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक की बात है। चलो आगे, एक दो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, लगे आप पहले इसी बेस पे आते हैं, उसी कंटिन्यूटी में पेज नंबर 1 पर ही
ये सब एक्स्ट्रा में इनका, ठीक है ना, सिलेबस का पार्ट यंग्स मॉडुलस का है, एक आर्टिकल और करूंगा वो है, मैं बता दूंगा कौन सा है प्लस में, पर आपने पढ़ना सारा ही है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, देखो बेटा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, किसी कोई भी चीज है ना, मान लीजिए एक रोड है मेरे पास और मैं उस रोड को बेंड कर, ठीक है, मैं उसको छोड़ दूं, मान लीजिए वो धीरे धीरे क्या हो रही है, अनफोल्ड हो रही है, मान लीजिए कर दिया मैंने, टूटी नहीं है, ठीक है ना, पर मैंने छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या करके आपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ रही है। तो इसे अपनी ओरिजिनल स्टेट तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा, और स्मॉल में भी सेकंड, रास्ता में नैनो सेकंड्स तक मेजर करते हैं, तो कुछ टाइम लगेगा बेटा। ये जो टाइम लगता है ना डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, जो डिले होता है, कह लीजिए डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल पोजीशन, उस डिले को, उस टाइम गैप को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। को मीनिंग समझो, इलास्टिसिटी क्या होती है, वापस लेके जाना, आफ्टर इफेक्ट मतलब फोर्स हटाने के कितनी देर बाद इलास्टिसिटी ने अपना इफेक्ट दिखाया, उसको वापस लेकर के, वो क्या कहलाता है बेटा, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहलाता है, ठीक है कि नहीं। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें दिया था डेफिनेशन इमीडिएटली विद एक्वायर्स अपने ओरिजिनल पोजीशन, लेकिन हमने कहा होता ही नहीं, पर फिर भी अगर क्वेश्चन पूछ ले परफेक्टली इलास्टिक में कितना होगा, फिर आप कहेंगे जीरो होगा उसके से। कहते हैं द डिले इन रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन by a body after the removal of deforming force is called elastic after effect. Okay, this delay is small for phosphor bronze and parts because ये किसके एग्जांपल बताए थे, nearly perfectly elastic body के एग्जांपल बताए थे। जल्दी पहुंचेंगे तो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। इट्स वेरी वेरी लार्ज फॉर ग्लास, प्लास्टिक बॉडी की होती है, ग्लास प्लास्टिसिटी में आता है, तब भी एक बार टूट कर फोर्स लगा के डिफॉर्म हो जाता है ना, वापस अगेन नहीं करेगा। एक और डेफिनेशन, इलास्टिक फटीग। फटीग जो होता है मतलब थकान, थकना, है ना, जैसे हम लोग पूरा दिन सुबह से शाम तक अगर पढ़ाई कर रहे हैं थक जाते हैं ना, ओके। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारे फिजिक्स कहती है कि जो इलास्टिसिटी कहती है नॉन लिविंग भी थकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, पुराने टाइम में जो हमारे चारपाई बनाते थे रस्सी से, ठीक है, पर्टिकुलर वर्ड होता है मूंज की रस्सी बोलते थे, सुना तो ठीक है, नहीं रस्सी थी सिंपल, तो समझिए आप, ठीक है। तो उसको काटने की किसको पता है कैसे तोड़ते थे उसको, शाबाश, बिल्कुल। पर वही कि अब तो जो चारपाई बननी बंद हो गई है, कम हो गई ना, बंद तो नहीं हुई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने क्या उस रस्सी के दो किनारे पकड़े और यूं रगड़ दिया करते थे आपस में, यूं फोर्स लगाया और टूट जाती थी, ठीक है ना। इस चारपाई का चीज नहीं होती थी उस केस में, तो होता क्या था, थक जाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग फोर्स नहीं लगा रहे, अगर डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होती थी, थकान हो जाती थी, उसको इलास्टिक फटीग हो जाती थी, और थक के क्या होती थी, स्ट्रेंथ, थकने का मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, और वो टूट जाती थी। बहुत बात चीजें बताता हूं मैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे आप सबके पास में एक बार हम यूज एंड थ्रो वाले से मैंने दिखाई दे रहे होंगे, कल एक वो पहनाता था इस तरीके से टक टक, ठीक है ना, ये जो आते थे टक टक करना, वो पेन अब बहुत पॉपुलर नहीं रहे। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था बेटा कि उनके अंदर भी एक स्प्रिंग होती थी, प्रेस किया स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, जैसे आपने उसको फिर दिया स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो लगातार यूं करते रहने से ना स्प्रिंग भी क्या हो जाती थी, इलास्टिक फट जाती थी और वो बाद में अटकने लग जाता था। मोरओवर अब तो सब घड़ियां, सब मुझे सेल वाली घड़ी है, सोलर सेल आ गई, पहले चाबी वाली घड़ियां होती थी, रिस्ट वॉच भी होती थी, हाथ वाली, हमारे हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वही होती थी, रोज चाबी भरनी पड़ती थी उसमें, ठीक ना। और जो अलार्म होता था वो भी चाबी वाले, बच्चों प्राइस नहीं आते चाबी वाले बेटा, ठीक है ना। तो उसमें होता है कि अल्टीमेटली जब हम उसको घुमाते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर जो स्प्रिंग होती थी हम उसको कंप्रेस कर रहे होते थे, यानी उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर कर दी हमने, पर वो धीरे धीरे अनबाउंड होती रहती थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे क्या बन जाती थी, काइनेटिक एनर्जी। मेरी घड़ी की चलती रहती थी, अगले दिन फिर से मेरे को वही काम करना पड़ता, हर रोज की प्रैक्टिस होती थी, तो उसमें सेल का खर्चा नहीं होता था, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ टाइम के बाद खराब होने लग जाएगा, टाइम डिले दिखाना शुरू कर देती है, आगे मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देती है, बात चीज होती है। समझ में आ गया, मैं पढ़ दूं डेफिनेशन, बहुत ही एग्जांपल समझाने के लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। द लॉस इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल व्हेन रिपीटेड अल्टरनेटिंग फोर्सेस, तो रिपीटेड मींस बार-बार, अल्टरनेटिंग होती है कि डायरेक्शन बदलती है, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल दिया, मैंने उसका एग्जांपल दिया,
रस्सी वाला पेन एक बार इधर एक बार बाहर, है ना, ठीक है। घड़ी वाले भी मैंने उसको कंप्रेस किया, वो अमाउंट होता है, ठीक है। तो कहते हैं आर अप्लाइड ऑन इट आर कॉल्ड इलास्टिक। कहते हैं सीधी बात है, सिर्फ फोर्स लगाओगे बार-बार तो उसकी स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगी बेटा, कमी आ जाएगी, और उस कमी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को इलास्टिक फटीग, ठीक है। कहता है ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ फॉर यूज आफ्टर ए लॉन्ग यूज ड्यू टू इलास्टिक फटीग। जो ब्रिज होते हैं बड़े-बड़े, है ना, उनको कहते हैं हम अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं इंजीनियर, 7 साल 60 साल की यूज के बाद कुछ टाइम के लिए बंद किया जाता है, मरम्मत करवाई जाती है ना, तो वो ठीक किया जाता है थोड़ा सा, और थोड़ा टाइम के लिए बंद रखा जाता है। कई बार नहीं सुनते हैं, पब्लिक चलती रहती है, बहुत सारे हादसे होते हैं, आप देखो कभी ब्रिज टूटता है तो बाद में आता है कि इंजीनियर ने पहले कौन से रिपेयर करते हैं, आप फिर भी लोग जा रहे थे, उसमें होता है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि लिविंग बीइंग्स की तरह नॉन लिविंग बीइंग्स भी करते हैं इलास्टिसिटी के कहना चाहते हैं इसके अंदर, सीधा सीधा। ओके, एंड नाउ हमारे पास क्वेश्चन का भी दिखाओ मुझे। कोई बात नहीं करनी है, जब बोल रहा था तो मैं टॉपिक्स कर लेता हूं ना। A body has length of, okay, 5 centimeter under the tension of 4 Newton, ठीक है ना, and it has length of 7 centimeter or 8 centimeter under the tension of 5 Newton. You have to tell me length under the tension of 9 Newton. एट एट तो नहीं आ सकते, 5 में 8 तो 5 में 8 है तो 8 से बड़ा है ना। थर्टीन पॉइंट 4। हाँ तो सीधा बता रहे इससे बड़ा 9.25। लेंथ पहले नेगेटिव फिर वो कैंसिल हो जाएगा, फिर शुरू में आ रही थी नेगेटिव कैंसिल वो था मैंने जो अननोन दिया है वो बस पॉजिटिव तो कैसे है ना। नहीं सर, पहले शुरू में जब निकाला था माइनस ही आ रही थी 7, पर मैंने पॉजिटिव देखी। -7 आ रही थी पर पॉजिटिव ले ली। नहीं सर, नहीं सर पॉजिटिव नहीं सर, कोई बात पॉजिटिव ले ली। पॉजिटिव 7 ले ली सर। ना हाँ दस क्या है
17.5. 17.6. 8.5 आएगी इतना बस। यहाँ से 6 है, मतलब 6.5 आएगी। 15 ये सब। मतलब अप्रॉक्स 5 आएगी। 15 बताओ सर। है 10 100 दे रहा है। चले 10 आ रहा है 10 की वोटिंग तो बढ़ गई। अच्छा लाल प्रसाद यादव के 10 की वोट बहुत देना पड़ेगा 10 ही मानना पड़ेगा। एनी आप चेक कर ये बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तो वही मैंने बताया था अभी कि आप क्या कर लें ओरिजिनल लेंथ निकाल लें। ओरिजिनल लेंथ ये होता है समझ रहे क्या होता है L1 T2 माइनस अभी तो कहा था T2 L1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 1 आगे होगी लेंथ आगे 1 सेकंड ओरिजिनल लेंथ मेरे बात आगे की तो मैं सोलह की कैपिटल पे 1 दिए 1 तो आगे अब हमें क्या करना था 9 न्यूटन के लिए निकाल लिया फिर से तो लेंथ तो ये है नहीं 1 सेंटीमीटर। अब क्या करो एक तो इसको कर लो लेकिन दोनों में इसको हटा दो किसी का ये करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 45 माइनस 4L है ना दिस और डिवाइड बाय क्या हो गया आपका T2 माइनस मैंने किया है वो देखिए आपने इसको यूज करा इसको यूज किया तो नीचे भी थोड़ा 4 9 माइनस 4 कर दिया देख लो ठीक है 10 आ गया मैंने वो चेंज नहीं किया था, क्या तो मैंने 9 into 80 कर दिया था, 9 into 6 नहीं किया। आ गया L10 आ गया ये देखो ना क्या किया हमने वही क्या है L1 T2 माइनस T1 L2 जो ऊपर आएगा वही नीचे भी क्या आएगा T2 माइनस T1 9 माइनस 5 ठीक है इसको यूं भी कर सकते हो एक ये तरीका हो गया 10 सेंटीमीटर का और देखो एक बार ये 4 वाला T1 माना है हमने। यार T1 माने T1 L2 minus T2 L1 होता है ना। उसमें कर लेते नीचे माइनस कर देंगे ना अगर तो T1 यहां पहले से करते हैं T1 माइनस T2 कर लेना जो ऊपर करेगा मतलब मैं कह रहा हूं मैंने अभी बोला L2 T1 ठीक है तो ये T1 माइनस T2 ना कोई नीचे उल्टा नहीं होता जो ऊपर होता है वो नीचे होता है नहीं सेम होता है अभी तो लगाया था सेम आया था डेरिवेशन में हो जाएगा एक ही तरीका हो सकता है इसको करने के लिए बेटा ओरिजिनल लाइन मान लीजिए जो भी है मतलब x मान लिया जो x कैपिटल मान लिया देखो 4 न्यूटन इक्वल टू f इक्वल टू kx भी तो होता है फॉर्मूला x होता है एक्सटेंशन बेटा k इनटू क्या हो गया 5 माइनस l वैल्यू मैंने एक इक्वेशन होगी 9 k 6 माइनस सीधा वैल्यू होता है 9 नहीं सॉरी 5 ये से क्या कर दिया l निकल आएगा कि निकल आएगा बताओ और फिर अगला क्या हो जाएगा ऐसे ही 9 k l माइनस l पहले निकाल चुका होगे बात तो वही है दो बार इसको